हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के अभ्यास सीरीज के सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के अगले सेशन में। अगर हम दोस्तों बात करें तो आज का हमारा अभ्यास सीरीज का 12th लेक्चर है। हम इससे पहले 11 लेक्चर ले चुके हैं, प्लस एक रिवीजन सेशन भी आपका ले चुके हैं आपका सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में। अगर आप देखिए दोस्तों, ईपीएफसी एग्जामिनेशन या फिर ईओ एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप दोनों को पता है, एस्पिरेंट्स को, कि यार यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज दोनों ही एग्जामिनेशन में हमें सोशल सिक्योरिटी स्कीम से सवाल देखने को मिलते हैं। हमने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हर सेक्टर, एग्रीकल्चर, फार्मर, फाइनेंस, पेंशन, सब सेक्टर्स को यहाँ पे डिस्कस किया है। और आज जो हम सेशन डिस्कस करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो रिसेंटली रिलीज हुई हैं, आदित्य स्कीम रिलीज हुई है दोस्तों एमएसएमई सेक्टर के लिए। उसके बाद आपकी धरती धन धान्य कृषि अभियान योजना लॉन्च हुई है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक पंचायती राज की बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है स्वामित्व स्कीम, ठीक है, नेशनल एससी एसटी हब स्कीम्स। तो इन स्कीम्स को हम आज आपके सेशन में डिस्कस करेंगे। बाकी उम्मीद कर रहा हूं कि आपने इससे पहले वाले सेशंस भी हमारे देखे होंगे। अगर किसी कारणवश आपने वो सेशन नहीं देखे हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप उन सेशंस को भी जरूर देखिए। बाकी दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पर शुरुआत करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सब स्टूडेंट्स के लिए दोस्तों, अगर आप अपने एपीएफसी और ईओ एग्जामिनेशन को एक किक स्टार्ट करना चाहते हैं और आपको चाहते हैं कि मुझे पीवाईक्यूज तो मिले, पीवाईक्यूज तो आपको मिल जाते हैं यूपीएससी वेबसाइट से, पर सॉल्व पीवाईक्यूज मिले तो आप हमारी गाइड बुक की मदद ले सकते हैं। यहाँ पे हमने आपको सॉल्व पीवाईक्यूज बताया, हमने आपको ये भी बताया है कि आप अगर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो कौन से टॉपिक्स आपको करने चाहिए उस स्पेसिफिक टॉपिक में से, जैसे पॉलिटी में क्या क्या पढ़ना है, कौन से सोर्स से आप पढ़ सकते हैं, तो वो भी हेल्प आप इस स्पेसिफिक गाइड बुक से यहाँ से ले सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिला है, तो वहां पे जाके आप यहाँ पे इसकी मदद ले सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले बात करते हैं जो पिछले एग्जाम में मैंने आपसे, पिछले सेशन में सॉरी, मैंने आपसे नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा था, कौन सी स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी गलत है दोस्तों, बिकॉज यहाँ पे जब हम ब्रेड विनर्स की बात करते हैं तो सिर्फ फीमेल्स ही नहीं, सिर्फ मेल्स ही नहीं, फीमेल्स को भी दोस्तों एज अ ब्रेड विनर जो है यहाँ पे काउंट किया जाता है। ठीक है जी, अब शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की पहली स्कीम के ऊपर, जो कि है अदिति स्कीम। रिसेंटली दोस्तों असिस्टेंस इन डिप्लॉइंग एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज इन इंडस्ट्रीज एंड एस्टेब्लिशमेंट, अदिति स्कीम जो है वो लॉन्च हुई है। आपको मुझे बताना है इस कंटेक्स्ट में कौन सी स्कीम इनकरेक्ट है। ठीक है जी, तो बताइए दोस्तों यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट गलत है। अब देखिए चारों स्टेटमेंट्स को बहुत ध्यान से समझते हैं। पहला ये बोला है कि अदिति स्कीम जो है प्राइमरीली टारगेट कर रहा है लार्ज कॉर्पोरेशंस को फॉर अडॉप्टिंग एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज। दूसरा लिख रहा है कि इंटरेस्ट सबवेंशन जो है वो 5% की मिलती है माइक्रो एंड स्मॉल को और 3% की मिलती है मीडियम को। अब देखो पहली और दूसरी स्टेटमेंट आपस में क्या है, कंट्राडिक्ट कर रही है, ठीक है ना। अगर ये लार्ज कॉर्पोरेशंस को फॉलो करता है तो फिर एमएसएमईज के बाद कहां से करेगा। तीसरी स्टेटमेंट में बोल रहा है स्कीम इज एक्सपेक्टेड टू मोबिलाइज एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 9,000 करोड़, जहां 6,750 करोड़ पे एमएसएमईज को दिया जाता है। फिर ये बोला गया स्कीम जो है वो टेक्निकल सपोर्ट देगा एनर्जी ऑडिट में, टेक्नोलॉजी आइडेंटिफिकेशन में और मॉनिटरिंग में। तो आपको मुझे बताना है यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट गलत है। अब जब अगर आप इसको अगर आपने स्कीम कुछ भी नहीं पढ़ी, आप इन स्टेटमेंट्स को ही एनालाइज कर रहे हो, तो आपको एक चीज लग रही है कि वन ऑफ द ऑड आउट यहाँ पे क्या लग रहा है, पहली स्टेटमेंट। क्योंकि तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स अगर एमएसएमईज की बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं इसका मतलब सिंपल है यार, लार्ज कॉर्पोरेशन यहाँ पे नहीं होंगे, यही इसका आंसर भी है। ये स्कीम जो है दोस्तों प्राइमरीली फोकस कर रही है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के ऊपर, जो कि अभी कैबिनेट ने अप्रूव की है। ठीक है, किसके अंदर आती है ये भी पता होना चाहिए। स्कीम जो है दोस्तों एक्चुअल में याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की स्कीम नहीं है, क्योंकि एनर्जी की बात है तो ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आती है और इसको ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो है वो एक्चुअल में इसको एग्जीक्यूट करने वाला है। और ऑब्जेक्टिव सिंपल है दोस्तों, हम चाहते हैं कि यार हम एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज को यूज करें। दूसरे दो फायदे होंगे, एक तो हमारा जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का जो हमारा टारगेट है हम उसको मीट कर पाएंगे। दूसरा हम क्या चाहते हैं कि जो हमारी एनर्जी सेविंग हो प्राइमरीली सेक्टर्स में, जैसे आप कह सकते हैं एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर होते हैं ना, फूड कॉर्पोरेशन हो गया, टेक्सटाइल हो गया, काफी एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर होते हैं। तो यहाँ पे है कैसे करोगे, उसके लिए सरकार ने बोला कि हम आपको टेक्निकल सपोर्ट देंगे, जैसे एनर्जी ऑडिट हो गया, टेक्नोलॉजी आइडेंटिफिकेशन हो गया और मॉनिटरिंग हो गया। ठीक है जी, और आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी दे रहे हैं, 5% इंटरेस्ट सबवेंशन एमएसएमईज को दे रहे हैं, 3% मीडियम एंटरप्राइज को दे रही है। अब आते हैं आज के उसी स्कीम के दूसरे सवाल के ऊपर। Which of the following is now the key feature of this Aditi scheme here?
द स्कीम एम्स टू रिड्यूस एनर्जी कंजम्पशन बाय 10 से 20% इन पार्टिसिपेटिंग एमएसएमईज। इट फोकसेस ऑन 14 एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर, जहां पे टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग और फार्मा को इंक्लूड किया गया है। अदिति पोर्टल इज मेंट टू फैसिलिटेट ओनली फंडिंग एप्लीकेशंस एंड डज नॉट इंक्लूड मॉनिटरिंग। अब देखो यहाँ पे पूछा गया कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो देखो ऐसा लिखा गया यार, ठीक है जी, कि ओनली जो है ये सिर्फ बोला गया ओनली डज नॉट इंक्लूड मॉनिटरिंग, तो क्या मॉनिटरिंग नहीं करेगा? अभी यार आप एक चीज समझो, कोई सरकार स्कीम लॉन्च करी तो सरकार कभी ये बोलेगी कि बस आप एप्लीकेशन ले आओ, मॉनिटरिंग नहीं करेंगे। फिर बोला गया फेज 1 ऑफ द स्कीम जो है वहां पे बोला गया इंक्लूड्स द डिप्लॉयमेंट ऑफ क्लस्टर्स ऑफ एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज इन 50 क्लस्टर। क्या फेज 1 में 50 क्लस्टर पे फोकस होगा, जो उनसे ज्यादा पे होगा? तो यहां पे कौन सी स्टेटमेंट सही है? यहां पे एक्चुअल में ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। देखिए पहली बात ये है 10 से 20% की बात नहीं, 30 से 50% की बात की जा रही है कि आप एनर्जी एफिशिएंट करोगे। बिकॉज अगर 10 से 20% ही होगा यार, फिर तो क्या ही फायदा होगा, फिर तो गवर्नमेंट क्यों ही इतना एफर्ट लेगा। 30 से 50% आपने बोला कि हम अपनी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ाने, बिकॉज अगर हम अपना वो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हम यहाँ पे कम कर देंगे। फिर ये बोला गया कि 14 एनर्जी सेक्टर्स पे बिल्कुल काम कर रहे हैं, जहां पे टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, फार्मा बिल्कुल यहाँ पे आएंगे। ये फंडिंग के लिए नहीं, फंडिंग और मॉनिटरिंग दोनों का काम करेगी। और ये स्कीम इनिशियली जो है दोस्तों, अभी बोला गया कि इसको 2 फेजेस में इंप्लीमेंट किया जाएगा। फेज 1 में इनिशियली 50 नहीं, हम 60 क्लस्टर्स को टारगेट कर रहे हैं, और फेज 2 में हमारा टारगेट है कि फिर हम इसके अंदर 100 से ज्यादा 100+ क्लस्टर्स जो है यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये ब्रीफ है जी आपका अदिति स्कीम, जो कि अभी कुछ दिनों पहले ही रिलीज हुई है। तो आई थॉट कि यार क्यों ना ये स्कीम आपके साथ डिस्कस की जाए, बिकॉज हमारे एग्जाम में इस पे पूछा जा सकता है। एमएसएमई याद रखना, यहाँ पे एनर्जी इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, बट एमएसएमई जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है हमारा सोशल सेक्टर्स को लेकर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेकर, इसलिए स्कीम हमारे एग्जाम से सोशल सिक्योरिटी कंपोनेंट से रिलेट करती है। ठीक है जी, अगली स्कीम तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे फार्मिंग सेक्टर को डायरेक्ट कैटर कर रही है, वो है धन धान्य कृषि योजना। ठीक है जी, चलिए अब ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्कीम है दोस्तों। इस स्कीम का अगर हम बैकड्रॉप बात करें तो ये अराउंड यूनियन बजट पिछले साल जब 2024-25 में जब बजट आया था, तब वहां पे स्कीम के बारे में डिस्कशन किया था हमारे गवर्नमेंट ने। अब फाइनली कैबिनेट ने इसको अप्रूवल दे दिया है। ठीक है जी, जो स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और नीति आयोग मिलके कोलैबोरेट करके स्कीम को लॉन्च करने वाले हैं। अब सवाल है दोस्तों आपको कि इसमें से कौन सा की फीचर है धन धान्य कृषि योजना का। लिखा गया जी स्कीम जो है वो 3 सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स को लॉन्च कर रहा है, इंटीग्रेट कर रहा है टू प्रमोट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। क्या 3 है? दूसरा है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग स्कीम के अंतर्गत जो है वो डिस्ट्रिक्ट धन धान्य समिति के अंदर जो है वो बनाएगी, विच इंक्लूड प्रोग्रेसिव फार्मर्स एज अ मेंबर्स। क्या प्रोग्रेसिव फार्मर्स मेंबर होंगे? मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ द स्कीम इज बेस्ड ऑन 50 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। क्या 50 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पे इसका काम हो रहा है? बताइए। तो यहां पे दोस्तों सिर्फ और सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट सही है, पहली और तीसरी दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं। देखिए पहली बात तो क्या है, जो धन धान्य कृषि योजना है ना, ये जो स्कीम है दोस्तों ये इंस्पायर्ड हुई है नीति आयोग के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम से, जो कि हमारे पास 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जिसको कि नीति आयोग रन कर रहा है कि एज अ मॉडल। उसी बेस पे हमने बोला कि हम यहां पे 100 जो है वो डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे। 1 स्टेट हम कोशिश करेंगे, एक डिस्ट्रिक्ट तो एक स्टेट से हो ही हो, एक स्टेट तो यूनियन टेरिटरी से। फिर सरकार ने बोला 50 नहीं 117 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो हम यहाँ पे यूज करेंगे मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन के लिए। अगर इस स्कीम की एग्जीक्यूशन की बात की जाए तो 3 लेवल पे एग्जीक्यूशन है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट धन धान्य समिति बनेंगे, जहां पे हम लोकल गवर्नमेंट ऑफिसर्स और प्रोग्रेसिव फार्मर्स को लेके आएंगे कि भाई आप आइए एक डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर प्लान बनाइए, जहां पे आप बात कीजिए कि क्या क्या क्रॉप रिक्वायरमेंट है, क्या क्या इरिगेशन रिक्वायरमेंट है, उसकी बात कीजिए। फिर आपने ये बोला है दोस्तों इसी स्कीम के अंदर स्टेट लेवल कमेटी बनाइए। स्टेट लेवल कमेटी आपकी क्या करेगी, वो आपको कोऑर्डिनेशन करेगी सेंटर और स्टेट की स्कीम्स की। ठीक है जी, और फिर आएगा सेंटर वाला पार्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली करेगी, वो आपको मॉनिटर करके देगी। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट मॉनिटरिंग वाला काम यहां पे करेगी, जो स्ट्रेटेजीज आपको स्ट्रेटेजिक काम जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट काम यहां पे करेगी। अब इसके लिए सरकार ने 3 नहीं जी 36 स्कीम्स को कन्वर्ज किया है, इंटीग्रेट नहीं किया है। और इसके साथ साथ ये जो 36 स्कीम्स है 11 मिनिस्ट्रीज में इन्वॉल्व होंगे। अब ये लिस्ट ऑफ 36 स्कीम्स अगर मैं बात करूं दोस्तों एज ऑफ नाउ, जब मैं आपके साथ सेशन ले रहा हूं, तो अभी तक तो ये स्कीम्स अनाउंस नहीं है कि 36 स्कीम्स कौन सी हैं या 11 मिनिस्ट्रीज कौन सी हैं, बट प्रोमिनेंटली जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर को फायदा देगा, जैसे कि अगर मैं बात करूं लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को हम कम करना चाहते हैं, लो क्रेडिट को कम करना चाहते हैं, जो फिर लो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है उसको हम यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं, उसको हम कम करना उसको हम बेसिकली एनहांस करना चाहते हैं, सॉरी कम नहीं ज्यादा एनहांस करना चाहते हैं।
एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को एनहांस करना चाहते हैं, हम वाटर और इरिगेशन स्ट्रक्चर को बेटर करना चाहते हैं, क्रेडिट लिंकेज बढ़ाना चाहते हैं यहाँ पे, तो ये प्राइमरीली स्कीम के अंदर यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है जी। इसी कंटेक्स्ट में अगला सवाल भी मैंने आपसे इसी पे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द धन धान्य कृषि योजना इज इनकरेक्ट। अब यहाँ पे ऑब्वियसली मैंने आपको काफी चीजें बता दी हैं। पहला है कि ये एग्रीकल्चर के जो अंडर परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट उनको आप बेटर करने वाले हो। फिर बोला गया है इट इंक्लूड्स 100 डिस्ट्रिक्ट्स विद एटलीस्ट वन फ्रॉम एवरी स्टेट और यूनियन टेरिटरी बेस्ड ऑन स्पेसिफिक सिलेक्शन क्राइटेरिया, ये मैंने आपको बता दिया है। फोकस करेगा जी इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर क्रेडिट डिसबर्समेंट बाय इंटीग्रेटिंग प्राइवेट सेक्टर पार्टनर्स फॉर लोकलाइज सपोर्ट, तो ये भी सही है। स्कीम्स इंप्लीमेंटेशन जो है क्या वो 5 साल के लिए, ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, बिकॉज ये स्कीम 5 साल के लिए नहीं, एक्चुअल में ये स्कीम 6 साल के लिए लॉन्च की गई है। और यहाँ पे एक छोटा सा इफेक्ट है, जनरली यूपीएससी आपको फिगर्स में या एलोकेशंस पे नहीं खेलता है, बट इस एलोकेशन में थोड़ा सा पॉइंट इंटरेस्टिंग है दोस्तों, बिकॉज सरकार ने बोला है हम 24,000 करोड़ रुपया हर साल देंगे, याद रखना एवरी ईयर देंगे 6 साल के लिए। तो इसका मतलब टोटल तो वो 1,44,000 करोड़ रुपया दे रही है सरकारी स्कीम के लिए, बट 24,000 करोड़ रुपया पर ईयर देंगे। तो हो सकता है यहां पे थोड़ा सा एग्जामिनर अगर आपसे खेल प्ले करना चाहे तो वो आपको ये बोल सकता है कि 24,000 करोड़ रुपया इसकी एलोकेशन है, पर ईयर है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि हो सकता है इस पे यूपीएससी हमसे खेल ले। जैसे मैंने आपको बताया कि स्कीम का ऑब्जेक्टिव सिंपल है दोस्तों, कि हम जो हैं हमारे फार्मर्स की हेल्प करना चाहते हैं जहां पे अंडर परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट। अब अंडर परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट कौन सी होंगी? जहां पे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी लो हो सकती है, जहां पे क्रॉपिंग इंटेंसिटी लो होगी, जहां पे आपके पास प्रॉपर क्रेडिट नहीं दे जा रहा होगा। अब इसी चीज को आपको एनहांस करना है, आपको प्रोडक्टिविटी एनहांस करनी है। उसके लिए आप करोगे भाई जो डाइवर्सिफिकेशन है उसको प्रमोट करोगे, आप इरिगेशन स्ट्रक्चर को प्रमोट करोगे, आप इंश्योर करना चाहोगे कि भाई आप सस्टेनेबल और ऑर्गेनिक फार्मिंग को यूज करो, ठीक है, आपको प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी मिल जाए। फिर जब आपके पास क्रॉपिंग इंटेंसिटी है, उसके बाद आता है प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ा सकते हो, जब आप ये भी बोलोगे कि हम आपके लिए पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए काम कर रहे हैं। फिर आपका क्रेडिट का प्रॉब्लम है तो हम आपको शॉर्ट और लॉन्ग टर्म दोनों क्रेडिट देंगे। इस चीज को फुलफिल करने के लिए सरकार ने बोला है कि हमारे पास ऑलरेडी स्कीम्स हैं, बस हम उनको यहां पे कन्वर्ज कर दें कि भाई ये स्कीम्स चल रही हैं, आप इनको यूज कीजिए। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको काम करने के लिए हमने बोला है कि हम यहाँ पे 3 कमेटीज बनाएंगे। सबसे पहले हम डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनाएंगे जहां पे हम कुछ प्रोग्रेसिव फार्मर्स को लेके आएंगे, भाई जिनका थॉट प्रोसेस है, जिन्होंने कुछ अच्छा काम किया भी होगा, वो आप कह सकते हैं रोल मॉडल होंगे भी उस जगह के, उनको हम लेके आएंगे कि आप एक प्लान बनाइए। अब उस प्लान में आप देखिए कि क्या क्या क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पे हो सकती है, क्या वाटर और इरिगेशन कितना चाहिए होगा, ठीक है, लोकल नीड को मीट कर रहा है कि नहीं मीट कर रहा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि लोकल नीड को भी मीट करेगा, लोकल नीड को मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर अगर लोकल नीड को मीट कर रहा है उसके बाद हम क्रेडिट की बात करेंगे, क्या क्या क्रेडिट उसके लिए चाहिए। वो जो प्लान बनेगा वो फिर स्टेट गवर्नमेंट जो है उसकी कमेटी बनेगी जो एक्चुअल में सेंटर और स्टेट को कोऑर्डिनेट कर रही है कि सेंटर की कौन सी स्कीम्स यहाँ पे यूज हो सकती हैं। पहले तो डिस्ट्रिक्ट्स में कोऑर्डिनेशन लेके आएगा, फिर वो सेंटर स्टेट में कोऑर्डिनेशन लेके आएगा, इवन वो ये भी बताएगा कि स्टेट की कौन सी ऐसी स्कीम्स है जिसकी आप मदद यहाँ पे ले सकते हो। अब दोनों को जो मॉनिटरिंग है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की मॉनिटरिंग भी होगी, स्टेट लेवल की मॉनिटरिंग भी होगी, वो रियल टाइम मॉनिटरिंग जो है एक्चुअली आके वहां पे सेंटर उसको मॉनिटर करेगा रियल टाइम लेवल पे, और फिर नीति आयोग प्ले कर रहा है रोल वहां पे एज अ स्ट्रेटेजिस्ट। तो आपको स्ट्रेटेजिक फॉर्मेशन जो है वो बनाने में कौन मदद कर रहा है? नीति आयोग। तो यही बेसिकली जो स्कीम है यहाँ पे लॉन्च है, जाकि जो धान है उससे आप कैसे धन क्रिएट कर पाए, ये चीज है। ठीक है जी, चलिए अब बात करते हैं आज की अगली इंपॉर्टेंट स्कीम की, जो कि है आपकी स्वामित्व स्कीम। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है दोस्तों। अगर मैं स्वामित्व स्कीम की बात करूं तो स्वामित्व स्कीम एक्चुअल में बहुत इंटरेस्टिंग स्कीम है। एक ना इसके साथ और स्कीम आती है DIL, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। दोनों स्कीम्स ना कहीं पता क्या होता है, कंट्राडिक्शन हो जाती है कि सर क्या है। देखिए लैंड रिकॉर्ड का मतलब सिंपल है कि जो लैंड रिकॉर्ड आपके हैं उनको डिजिटाइज करना है, ये था इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की स्कीम है। फिर सरकार ने स्कीम लॉन्च की जिसका नाम था PM स्वामित्व स्कीम। ठीक है जी, तो PM स्वामित्व स्कीम आती है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अधीन। ठीक है जी, अब उसी कंटेक्स्ट में आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि जो स्वामित्व स्कीम है वो 2021 में लॉन्च की थी सरकार ने। ठीक है जी, और 4 स्टेट्स में हुई थी। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो ओनर्स हैं रूरल इंडिया में वो अपनी प्रॉपर्टी टू लिवरेज देयर प्रॉपर्टी फॉर फाइनेंशियल बेनिफिट्स, क्या वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है। स्वामित्व इंप्लीमेंट कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इन कोलैबोरेशन विद सर्वे ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो बताना है आपको मुझे यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट जो है एक्चुअल में इनकरेक्ट है।
तो यहाँ पे दोस्तों पहली स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज स्वामित्व स्कीम जो है वो 2021 में तो देखो नेशन वाइड ही रोल आउट होगी थी, ठीक है, बट वो हुआ क्या था 2020 में इस स्कीम्स को जो आया था इसको लॉन्च किया गया था, और इनको ना बेसिकली 9 स्टेट्स हैं जहां पे इसको एज अ पायलट फेज पे स्टार्ट किया गया था। सिंपल ऑब्जेक्टिव था कि हम टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं एक्चुअल में जीआईएस मैपिंग कर रहे थे अपनी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी की, इवन आबादी एरिया जो हमारे गांव के आसपास आबादी रहती है ना बाहर बाहर, उनको भी हम यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं कि सारी की सारी प्रॉपर्टी को आप ज्योग्राफिकली मैप करो, ताकि प्रॉब्लम क्या है कि यार जो लैंड डिस्प्यूट्स होते हैं, प्लानिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही है, तो प्रॉपर एक आपके पास स्ट्रक्चर्ड रिकॉर्ड हो, वो भी ज्योग्राफिकली मैप हो, ठीक है। अब इससे होगा क्या, देखो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव का मतलब यही था कि सबसे पहले तो क्या आपके डिस्प्यूट्स कम होंगे, आपकी प्लानिंग बेटर होगी, और दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब आपके पास ज्योग्राफिकली मैप्ड आपके पास प्रॉपर्टी है तो उससे होगा क्या, सबसे पहले आप फाइनेंशियल बेनिफिट्स लोन ले सकते हो, बिकॉज अगर आप गांव में जाओगे सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है, लोगों के पास प्रॉपर पेपर्स नहीं होते हैं, प्रॉपर आप कह सकते हैं कि डिस्प्यूट्स होते हैं, तो बैंक्स जनरली लोन नहीं देते हैं, तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है। इसी चीज को यहां पे ठीक करने के लिए स्कीम को यहां पे लॉन्च किया गया था, ठीक है जी। अगला सवाल फिर स्वामित्व के ऊपर ही है। स्वामित्व एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसका एम है टू रिड्यूस रूरल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स थ्रू एक्यूरेट लैंड मैपिंग। ग्राम मानचित्र जो है एक स्पेशल प्लानिंग एप्लीकेशन है जो कि स्वामित्व के अंदर सपोर्ट किया जाता है, और मैपिंग ऑफ लैंड पार्सल जो है वो मैनुअली किया जाएगा विद दी लोकल पंचायत, ठीक है जी। अब थोड़ा सा आप समझिए यहां पे दोस्तों, हम कह रहे हैं सर्वे करेंगे, अगर मैं बोलूं कि लोकल लोगों के थ्रू आप इन सर्वे को करवाओगे तो फिर तो वही प्रॉब्लम फिर क्रिएट हो जाएगी, लोकल लेवल होगा यार, हो सकता है फिर कोई धांधलेबाजी हो जाए, कुछ ना कुछ हो जाए तो काम खराब हो जाएगा। अब ना जब भी स्कीम्स को करते हो ना, स्पेशली सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को, यूपीएससी इज वन थिंग, स्कीम्स में आपको एक चीज बताऊंगा, यूपीएससी में जितना आप ओपन माइंडेड से क्वेश्चन को देखोगे ना, आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। कई बार क्या होता है, मैं नहीं कह रहा आपको हर पॉइंट याद करना है, क्रैम करना है, बट जब आप समझ जाओगे ना, आप समझोगे कि हाँ यार, अगर मैं बात करूं क्या लोकल पंचायत वर्कर्स को हम यूज कर सकती हैं, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर लोकल पंचायत वर्कर्स हो गए, हो सकता है कुछ इन्फ्लुएंस हो, फिर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो सकता है। यही तो आप कह रहे हो पहली स्कीम के अंदर, पहले लाइन के अंदर, कि हम प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स को कम करना चाहते हैं, ठीक है। इसके लिए सरकार ने ग्राम मानचित्र ऐप भी स्टार्ट किया था, जिसका ऑब्जेक्टिव सिंपल था कि यार वो एप्लीकेशन था जो कि सपोर्ट करता है प्लानिंग करने के लिए, ठीक है, ग्राम प्लान्स को सपोर्ट करने के लिए। मैपिंग जो है यहां पे दोस्तों, वो एक्चुअल में पंचायत वर्कर्स नहीं करेंगे, वो ड्रोन्स यूज करेंगे आप, इसीलिए स्कीम को स्टार्ट किया था कि आप ड्रोन्स के थ्रू मैप करोगे, ठीक है जी। अब आते हैं अगली चीज के ऊपर, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द स्वामित्व स्कीम। द प्रॉपर्टी कार्ड जनरेटेड अंडर स्वामित्व कैन बी इंटीग्रेटेड विद डिजी लॉकर। क्या आप डिजी लॉकर के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं? सारथी ऐप फीचर्स एक्सट्रैक्शन एंड मैप करेक्शन ऑटोमेशन। सहयोग जो है वो ऑफलाइन पोर्टल है टू अप्लाई फॉर ओनरशिप डिस्प्यूट्स इन अर्बन एरियाज। फिर आता है स्कीम एम्स टू प्रोवाइड रिकॉर्ड ऑफ राइट्स टू हाउस होल्ड ओनर्स हियर। बताइए जी यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट जो है आपकी गलत है? अब देखो यार यहाँ पे ना बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बिकॉज जब पूरी स्कीम ही रूरल एरियाज पे बात कर रही है तो अर्बन एरियाज कहाँ पे आएंगे? सहयोग जो है वो ऑफलाइन पोर्टल नहीं है, वो ऑफलाइन पोर्टल है, सॉरी ऑनलाइन पोर्टल है टू अप्लाई फॉर ओनरशिप डिस्प्यूट्स, बट अर्बन एरियाज में नहीं भाई, वो रूरल एरियाज में। एक मोबाइल ऐप है, एक मोबाइल ऐप दिया गया कि आपको कोई भी डिस्प्यूट आता है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट आता है, तो आप उसको जाके हमारे यहाँ पे बता सकते हैं। अब एक चीज ना इसमें और याद रखना, जो मैंने आपको इस पूरे कंटेक्स्ट में पूरी स्कीम तो बता ही दी है, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना कि जो स्वामित्व स्कीम है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो कार्ड देगा ना, स्कीम सेंट्रल सेक्टर है, अब नेशन वाइड रोल आउट है, ऑब्जेक्टिव मैंने को बता दिया कि भाई हमें लैंड डिस्प्यूट्स कम करना, हम प्लानिंग प्रॉपर करना चाह रहे हैं, जिसके लिए हमने ग्राम मानचित्र को भी यूज किया, सर्वे ऑफ इंडिया की हम मदद भी ले रहे हैं। बट यहाँ पे एक चीज है, जो कार्ड देगा वो कौन देगा भाई? वो देगी स्टेट गवर्नमेंट। प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्ड, ठीक है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी कार्ड किसके पास है? वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। ये पॉइंट यहाँ पे बहुत याद रखना, बिकॉज यहाँ पे भी बाकी सारे चीजों को मैंने आपको बता दिया, बस यहाँ पे भी आपके एग्जाम जो है आपसे चीजें पूछी जा सकती है, ठीक है जी। और ऑब्वियसली सिंपल बात है, इसीलिए तो आप कर रहे हो ना कि सर्वे इसलिए कर रहे हो ताकि आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ राइट हो, उसी को दिखा के तो आप पैसा लोगे, यही ऑब्जेक्टिव है स्कीम का, ठीक है जी। अब बात करते हैं आज की फाइनल स्कीम के ऊपर, नेशनल SC/ST हब स्कीम के ऊपर। आपको मुझे बताना है जी कौन सी स्टेटमेंट यहां पे गलत है इन कंटेक्स्ट ऑफ नेशनल SC/ST हब स्कीम, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की यहां पे स्कीम है, सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की स्कीम है।
प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस और एनजीओ जो है वो एलिजिबल है टू प्रोवाइड ट्रेनिंग अंडर द कैपेसिटी बिल्डिंग कंपोनेंट। ये स्कीम एनेबल कर रहा है SC/SC एंटरप्रेन्योर को, तो आप 10% ऑफ द टोटल प्रोक्योरमेंट जो है आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। देन द इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी फॉर द नेशनल SC/ST हब स्कीम इज अ नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन। तो बताइए यहाँ पे कौन सी चीज यहाँ पे स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, बेसिकली क्या है, जो SC/ST हब्स है वहां पे प्रोक्योरमेंट, पब्लिक प्रोक्योरमेंट या उसकी प्रोक्योरमेंट करवाने के लिए, उनको एनहांस करने के लिए स्कीम आप लेके आए थे। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूं, पहली और दूसरी स्टेटमेंट गलत है। बिकॉज सबसे पहली बात तो है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और एनजीओ यहाँ पे एलिजिबल ही नहीं है, बिकॉज ये पब्लिक प्रोक्योरमेंट की बात कर रहा है। यहाँ पे 10% नहीं, यहाँ पे एक्चुअली में सरकार ने बोला 4% की जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट है वो कौन करेगा, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। आपने इसका नाम सुना जेम पोर्टल, एक्चुअल में इसको पब्लिक प्रोक्योरमेंट, नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल कौन है, जेम है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिकॉज रिसेंटली इसकी एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट की गई है। करंट अफेयर्स कंटेक्स्ट में प्लीज इसके बारे में जरूर पढ़िएगा। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस किसके अंदर आता है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जो है इसको एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है जी। इसके अंदर देखिए बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश पहला स्टेट बना था। अब तो काफी 6-7 स्टेट्स हो चुके हैं, बट उत्तर प्रदेश पहला स्टेट बना था जिसने ये बोला था हमारी भी सारी की सारी पब्लिक प्रोक्योरमेंट जो है वो गवर्नमेंट ई मार्केट जेम के थ्रू होगी। तो इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखना, ठीक है जी, जेम के बारे में करंट अफेयर्स कंटेक्स्ट में। बाकी ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो इंप्लीमेंटेशन है वो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन ही यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन एजेंसी है। फिर आते हैं अगले सवाल के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द इंटरवेंशंस अंडर द नेशनल SC/ST हब स्कीम। एक स्पेशल क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम है जो कि सब्सिडी देता है सिर्फ न्यू प्लांट मशीनरी के लिए। कैसा है जी, सिर्फ न्यू प्लांट के लिए मिलता है या फिर सेकेंड हैंड मशीनरी के लिए नहीं मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। एज एलिजिबिलिटी फॉर ट्रेनिंग कैंडिडेट्स अंडर द स्कीम इज मिनिमम 18 ईयर्स। तो क्या 18 साल से ही आपको ट्रेनिंग दी जाती है, उससे कम के बच्चे को ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी। एंटरप्रेन्योरशिप मस्ट रिमेन इन कमर्शियल प्रोडक्शन एंड सर्विसेज फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स आफ्टर अवेलिंग द सब्सिडी हियर। बताइए जी, अब यहां पे कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट सही है, यहाँ पे एक्चुअल में ऑप्शन नंबर डी 1 और 2 यहाँ पे सही है, ठीक है जी। तीसरी स्टेटमेंट गलत इसलिए दोस्तों बिकॉज जो ट्रेनिंग है, जो हमने बोला है जो एंटरप्रेन्योर्स है, पहली बात तो इसमें क्या बोला है, बिकॉज आप क्या कर रहे हो, एक काइंड ऑफ अपलिफ्ट कर रहे हो हमारे स्केड्यूल टाइप एंटरप्रेन्योर्स को, ठीक है। आपने बोला पब्लिक प्रोक्योरमेंट हम आपके साथ करेंगे। अब यहाँ पे जो आप सब्सिडी दे रहे हो, आपने बोला है हम नए प्लांट्स के ऊपर देंगे, पुराने पे नहीं देंगे, ठीक है जी। विल बी अवेलेबल ओनली ऑन न्यू प्लांट्स, कोई सेकंड हैंड मशीनरी पे सब्सिडी नहीं देगी। 18 साल से अगर आप ऊपर हो तो आपको हम ट्रेनिंग भी देंगे। से सरकार ने बोला जो एंटरप्रेन्योरशिप कमर्शियल प्रोडक्शन, बिकॉज ऑब्वियसली पब्लिक प्रोक्योरमेंट कमर्शियल प्रोडक्शन की इंडिविजुअल की तो होगी नहीं, जो भी आप कमर्शियल प्रोडक्शन में वो कम से कम 5 साल के लिए 3 साल के लिए एक्टिव होना चाहिए अगर आप उसको सब्सिडी लेना चाहते हैं, ठीक है जी। तो ये था दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। और अब आते हैं आपका फाइनल क्वेश्चन, जो कि आपको मुझे बताना है इन दी कमेंट सेक्शन की यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट गलत है। देखिए वैसे तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। मुझे लग रहा है अभी अब जब आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा आप सबने फटाफट में कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भी दे देगा, इतना सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है जी। चलिए डिस्कस करेंगे इसके बारे में अगले सेशन में। बाकी दोस्तों अब आपको, अगर आपने बाकी सेशंस देखे हैं तो मैं आपको ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बाकी सेशंस को जरूर देखिए अगर आपने नहीं देखी हैं, ठीक है। अगर देखे हैं तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने वो सारे सेशंस को देखिए। अब क्या है कि हम 12 सेशंस ले चुके हैं ऑलमोस्ट, अगर मैं बात करूं तो काफी स्कीम्स में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, उनको कहीं ना कहीं दोबारा आप रिवाइज करना जरूर स्टार्ट कीजिए। ऐसे मत हो कि आज 12वें लेक्चर में पहुंच के पहला भूल गए, तो रिविजन इंपॉर्टेंट है, रिवाइज जरूर करना। बाकी दोस्तों अगर आपका टारगेट है कि हमें EPFO, EPFC या EOA ऑफिसर बनना है, तो इसी टारगेट को फुलफिल करने के लिए एडुटैप आपकी मदद कर रहा है, जिसका एक ही उद्देश्य है कि आपका सक्सेस हमारा एम है यहाँ पे। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कभी भी यूपीएससी का एग्जामिनेशन नहीं दिया, आप एसएससी की तैयारी कर रहे थे, आप बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे थे और आपको चाहिए कि मैं इनिशियली यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूँ, तो आप हमारे मास्टर कोर्स के साथ जा सकते हैं। फिर आपको लग रहा है कि मैंने यूपीएससी की तैयारी की है, मेरा क्यूआरई भी अच्छा है, बस मुझे सर जो ये स्पेशल सब्जेक्ट्स आते हैं ना, जैसे इंडस्ट्रियल रिलेशन आता है, लेबर लॉज आते हैं, मुझे इसके बारे में डाउट है, मुझे डिफिकल्ट लगते हैं ये वाले टॉपिक्स, मुझे ये पढ़ने हैं, तो आप हमारे स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स के साथ भी जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सर मैंने पढ़ लिया है, आई हैव द इंफॉर्मेशन, मेरे पास पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है, मुझे टेस्ट प्रैक्टिस करना है, तो ऑब्वियसली आप यूट्यूब पे तो कर ही नहीं है, बट आपको चाहिए कि इसके अलावा भी मैं ऑटो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहता हूं, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज के साथ भी जुड़ सकते हैं,
ठीक है दोस्तों, बाकी अगर आपके मन में फिर भी कोई भी डाउट है रिगार्डिंग सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स या कोई भी डाउट है आपकी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, तो हम हमेशा आपकी मदद करने के लिए रेडी बैठे हैं दोस्तों। आप हमें ईमेल कर दीजिए at hello@edutap.co.in। ठीक है जी, यहाँ पे आप हमें ईमेल कर सकते हैं। अगर आपको कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम में डाउट है तो आप बोल सकते हैं कि मुझे सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स पे डाउट है। ठीक है जी, आप वहाँ पे भी स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं, वहाँ पे भी डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको कॉल करना तो आप कॉल भी कर सकते हैं ऑन द नंबर 8146207241। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का सेशन। बाकी मिलेंगे आपको अगले सेशन में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। बाय बाय।